ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है, इसका मतलब हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और आप एकदम तरोताज़ा हैं, तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। लग रहा है। तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, आधारित है स्थिर विद्युत के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, तो बेटा एक अपन ने कल इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो आवेशों के मध्य माध्यम भरा है और हम वो माध्यम को हटाना चाहें, वो माध्यम की जगह हम निर्वात से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो आवेशों के बीच की प्रभावी दूरी क्या होना चाहिए? तो प्रभावी दूरी किसमें? निर्वात में। याद है रिजल्ट? प्रभावी दूरी निर्वात में। मुझे कैसे याद है कि निर्वात का के 1 होता है, तो निर्वात के साथ के नहीं आएगा, निर्वात के साथ के नहीं आएगा। के किसके लिए परिभाषित होता है? मीडियम। कौन सा यम? मीडियम के लिए। तो अपन क्या लिख लेंगे? रूट के इंटू आर किसका? मीडियम का। ये अपन ने कल रिजल्ट पढ़ा था और इस रिजल्ट के एप्लीकेशन में कल कुछ लोग फैल रहे थे कि सर समझ को नहीं आयो, सर समझ को नहीं आयो। तो भाई सारे को मैं समझाऊंगा। मैंने फिर सवाल सॉल्व करवा के आपको होमवर्क दिया था और जैसे मैं क्लास में घुसा मुझे पहले लिखा मिल गया, सर होमवर्क, सर होमवर्क। हमने कहा रुको बेटा रुको, होमवर्क हम करवाता है, ठीक है। तो देखिए निर्वात में दूरी पहले कितनी दी गई है? आर। निर्वात में पहली दूरी कितनी दी गई है? आर, ठीक है। तो बल कितना हो जाएगा? पहले तो हम लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे केस में हम बल लिखें तो हम ऐसे लिख लेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई। दूसरे केस में निर्वात है तो हम निर्वात, सॉरी दूसरे केस में मीडियम है, मीडियम, तो हम मीडियम को निर्वात बना देंगे। बस ये इधर आर इफेक्टिव लिख लो, आर प्रभावी का स्क्वायर। मीडियम की जगह निर्वात बनाया, दूरी ले ली प्रभावी, दूरी ले ली प्रभावी, और फिर प्रभावी दूरी अपन ने कैसे लिखी थी? आर प्रभावी निर्वात वाली। तो हमने कहा था अगर एक से ज्यादा मीडियम है तो रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस रूट K3 R3। तो यहाँ पर तो फिलहाल दो ही मीडियम है, तो आर इफेक्टिव क्या हो जाना है दोस्तों? रूट 4 और R1 की वैल्यू R/2 है। दूसरे में बची हुई दूरी में निर्वात ही है, निर्वात है मतलब बची हुई दूरी के लिए K का वैल्यू कितना? 1। K का वैल्यू कितना ले लोगे भैया? 1। तो रूट 1 इंटू दूरी है R/2, ठीक है। अब 2 से रूट 4 कट जाएगा तो आर इफेक्टिव हमारे पास बचेगा आर प्लस R/2 और मेरे गांव में जोड़ के हो जाता है 3R/2। अब इन दोनों बलों को हमें बराबर कर देना है, इन दोनों बल को बराबर करना है। तो अपन कैसे लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। यो गया, यो भी गया। अच्छा हाँ कर दीजिए, मैं 1 मिनट नहीं कंप्लीट कर ये बात सब। अच्छा ठीक भाई, 1 मिनट गम खाना, गम थोड़ा सा, गम खाने का मतलब जानते हो? ये वॉइस का क्या दिक्कत रहता है दिन भर? बेटा यहाँ भी सुनते हैं सब लोग यार, तुम्हें क्यों वॉइस लो लगता है? अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाओ ना। अगर वास्तव में आवाज़ में कोई समस्या होगी ना भाई, तो एक टीम होती है जो लगातार ये चीज़ें देख रही होती है कि आवाज़ सही तो नहीं आ रही, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक पूरी टीम होती है, वो मुझे तुरंत फ़ोन लगा देगी कि मास्टर ऐसा सीन है। मुझे फ़ोन लगा देगी, यहाँ पर मासूम भाई हैं, ललित भाई हैं, साहिल भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, किसी को भी फ़ोन कर देगी कि आवाज़ सही करो। तुम अपने फ़ोन का आवाज़ बढ़ाओ बेटा। एक बार 0 1 खेलो, जिन लोगों को लगता है आवाज़ ठीक है वो 1 लिखें, जिनको लगता है आवाज़ सही नहीं है वो 0 लिखें। चलिए, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इफेक्टिव का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इफेक्टिव कितना है? हमें निकालना क्या था? हैं निकालना क्या भैया? अच्छा, नया विद्युत बल ही निकालना है हमें, नया विद्युत बल। ये नहीं निकालना, नया विद्युत बल निकालना है। तो बेटा जो नया विद्युत बल है वो कितना हो गया? एफ डैश हम जिसे कह रहे हैं, तो एफ डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफेक्टिव का स्क्वायर था, ठीक है मास्टर। तो एफ डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R/2 इसका होल स्क्वायर। तो एफ डैश का मान कितना हो गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/4, 9/4। तो बेटा ये तो पुराना वाला बल ही है, ये पुराना वाला बल है एफ, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू नया बल कितना आ गया? 4 चला गया ऊपर, और ऊपर क्या है बेटा? एफ। नीचे क्या बचा है? 9। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया भैया। हाँ विकास मीना, मैंने आपका नाम ले लिया, मैं धन्य हो गया। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा विकास। यार ये बेटा अभी सही आ रही है आवाज? अभी सही आ रही है क्या आवाज? हेलो हेलो, यस। अब सही आ रही होगी बेटा, अभी मत कहना कि कुछ गड़बड़ है, नहीं तो मैं कल से चाय नहीं पिलाऊंगा। हाँ क्लियर है ना आवाज? यस। तो अब मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए क्या भाई? ओके ओके। चलिए अब अपन कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, अपन भी आगे बढ़ाएंगे और कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। अब देखो कूलम बल का सदिश रूप, कूलम बल का सदिश रूप है। इसका जेई में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के लिए जरूरी है। आईएमपी किसके लिए बेटा? बोर्ड के लिए।
अच्छा देखो, जहां तक नोट्स की बात है बेटा, अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो क्लास के साथ नोट्स बना सकते हैं। कोई चीज़ छूट जाए मान लो तो उतनी जगह छोड़ दिया करो। जैसे अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, समझना प्रायोरिटी होनी चाहिए, समझना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, समझना जरूरी है। लिखने के लिए जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग लिख ली, डायग्राम बना लिया, और चीज़ें नहीं लिख पाई तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, लेकिन समझने से कॉम्प्रोमाइज मत करना। ओके, तो चलिए, ये बोर्ड के लिए बेटा जरूरी होता है कूलाम का सदस्य रूप। देखो ध्यान से, हमारी दो अक्ष हैं यहाँ पर, और हमारे पास दो दो सुंदर सुंदर आवेश हैं। एक आवेश है बेटा Q1 और दूसरा आवेश है बेटा Q2। दूसरा आवेश कितना है बेटा? Q2। ध्यान देना, दूसरा आवेश कौन सा है बेटा? Q2 है। अब एक आवेश से दूसरे आवेश को मिलाने वाला स्थिति सदिश है ना, एक आवेश से दूसरे आवेश को मिलाने वाला सदिश है, इसको हम कह देते हैं बेटा आर सदिश। क्या कह देते हैं दोस्तों? आर सदिश। अब F की दिशा देखते हैं, बल की दिशा देखते हैं भैया। तो ये दोनों आवेश कैसे हैं सर? दोनों आवेश धन के हैं, धन के, ये भी धन का, ये भी धन का। तो इनमें कौन सा कर्षण होगा? प्रतिकर्षण। एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, दूर भागो दूर भागो, ये भी कहेगा दूर भागो दूर भागो, दूर की तरफ धक्का देंगे तो इस पर बल लगेगा इधर, और इस पर बल लगेगा इधर, इस पर बल लगेगा इधर। ये बल किस पे लग रहा है? 2 पर किसने लगाया? 1 ने। ये बल किस पे लग रहा है बेटा? 1 पर किसने लगाया? आवेश 2 ने। ठीक है, दोनों के परिमाण बराबर होते हैं न्यूटन अंकल के नियम से। न्यूटन अंकल के नियम से दोनों के परिमाण बेटा बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूटन अंकल का नियम है बेटा, नियम पता है न्यूटन अंकल का, कि कोई वस्तु, अगर दो वस्तु हैं तो एक वस्तु जितना बल दूसरे पे लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहले पे लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत, है ना, ऐसे। तो दोनों के परिमाण बेटा बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें दिशा की बात करनी है। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें Q2 पर, तो Q2 पर लगने वाला बल R की ही दिशा में। तो यहाँ पर एक अपन नोट डाल देते हैं, ठीक है, कि Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल F21 सदिश, F21 सदिश R सदिश की ही दिशा में है, R सदिश की ही दिशा में है। Q2 पर लगने वाला बल F21 R सदिश की ही दिशा में है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे। और अगर हम बात करें Q1 पर, तो Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल कौन सा है? F12 सदिश, सदिश R के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, अपन को दिखाई दे रहा है अपनी खुद की पर्सनल आंखों से दिख रहा है हमें, पर्सनल आंखों से हमें दिख रहा है। ठीक है, आर स्थिति सदिश है बेटा, हम सदिश रूप पढ़ रहे हैं। दूरी हो जाएगा आर का परिमाण, आर का परिमाण क्या हो जाएगा बेटा? दूरी होगा। ठीक है, तो जैसे हम इसका मान लिखना चाहें, बल का परिमाण, बल का परिमाण जैसे F12 सदिश, इसका परिमाण बराबर होगा किसका? F21। बस दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण तो समान ही है। परिमाण कैसा है? समान है। तो इसका परिमाण अपन ऐसे लिखेंगे, K आवेशों का गुणनफल K Q1 Q2 अपॉन आर सदिश का परिमाण, आर सदिश के परिमाण का वर्ग। यहाँ पर K लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो K कौन सा वाला है? K कौन सा वाला है? ये 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ वाला है ये K, 9 × 10⁹ वाला K है ये। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सदिश रूप कैसे? आपको ना ये आर सदिश नहीं दिया जाता है, आर सदिश नहीं दिया जाता सदिश रूप में। ठीक है, सदिश कहाँ से? सदिश का मतलब होता है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, आवेश की स्थिति बताने वाला सदिश। किसी भी चीज का स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति बताने वाला सदिश। जैसे कोई चीज मेरे ऊपर ऊपर, तो मैं कहूंगा ऐसे, उंगली करूंगा, स्थिति सदिश है ऊपर की तरफ। कोई चीज मेरे सामने रखी है यहाँ पर, तो स्थिति सदिश कैसा होगा? ऐसा कि मेरे सामने है, सामने इधर से देखो, इधर से दिखाई देगा। जैसे पेन है, पेन का हमें स्थिति सदिश बनाना है, तो पेन यहाँ है तो स्थिति सदिश मैं इसकी तरफ बनाऊंगा कि स्थिति सदिश, स्थिति बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि इधर है, इधर। ठीक है, स्थिति सदिश अपन बनाते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। तो हमने कहा कि जो आवेश Q1 है, इसकी स्थिति, इसका स्थिति सदिश क्या है? R1 सदिश है, और इसका स्थिति सदिश क्या है बेटा? R2 है। ये R1 सदिश है और ये R2 सदिश है, ये R1 सदिश है और ये R2 सदिश है। ठीक है, आपको R1 R2 दिए जाएंगे, R नहीं दिया जाएगा, R नहीं दिया जाएगा। तो R कहाँ से लाओगे? तो हमने कहा हम R का मान निकालेंगे, R का मान निकालेंगे। R का मान कैसे निकालोगे बेटा? तो देखो मैं बताता हूँ कि सदिशों के गुणधर्म से, सदिशों के गुणधर्म से क्या होता है कि हम यहां से चलें और वापस घूम के यहीं आ जाएं, तो परिणाम कितना होगा? 0। अरे भाई, आप जहां से चल रहे हैं, घूम फिर के वापस, घूम फिर के इधर गए घूमने, उधर गए घूमने, इधर गए घूमने और वापस वहीं आ जाओ, तो परिणाम कितना आएगा? 0 आएगा। जहां से चले वहीं पहुंच गए, परिणाम कितना? 0। तो देखो ये बरोबर। तो देखो कैसे चलते हैं, तो जब हम सदिश के अनुदिश चलते हैं तीर की दिशा में, तो सदिश को लिखते हैं धन का। सदिश को कैसे लिखते हैं? धन का, बरोबर। सदिश को लिखते हैं बेटा धन का। और अगर हम सदिश की विपरीत दिशा में, तो सदिश को लिखते हैं बेटा ऋण का। विपरीत दिशा में ऋण का, सिंपल सी बात है, सदिश की दिशा में जा रहे हो तो धन का, विपरीत दिशा में हो तो ऋण का। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तब तो हम R1 की दिशा में हैं, R1 की दिशा में है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? R1 सदिश। ठीक है, फिर यहाँ पहुंच गए, R1 सदिश हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो R सदिश की दिशा में है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का R सदिश, R सदिश। फिर हम वापस यहाँ पहुंचना है, तो इस रास्ते से आएंगे, हम R2 के विपरीत जा रहे हैं, R2 के विपरीत जा रहे हैं बेटा, तो माइनस का R2 सदिश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम R सदिश का मान निकालना चाहें, R सदिश का मान, तो वो हो जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ओहो, ये काम की चीज हमें मिल गई। हमें R पता नहीं था, या R दिया नहीं जाता है सदिश रूप में, तो हमने R1 और R2 के पदों में निकाल लिया, क्योंकि हमें R1 R2 दिए जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो मैं इधर खोपचे में लिख देता हूँ एक लाइन कि हमें R नहीं दिया गया होगा, हमें R सदिश नहीं दिया होगा। ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए। हमें R नहीं दिया होगा,
है ना, एफ सदिश का मान R1 सदिश व R2 सदिश के रूप में नहीं, के पदों में, पगलू लिखना होगा। ठीक है, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, कुछ बालक कह रहे हैं सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। बेटा मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, यहाँ दूर दूर तक मेरे आसपास कोई है ही नहीं, मैं एक जंगल में हूँ और अकेला हूँ। चलो अब देखो, हमें सदिश लिखना है, तो किसी भी सदिश को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी सदिश कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, कोई भी सदिश कैसे लिखा जाता है, तो हम कहते हैं परिमाण गुणा दिशा, परिमाण गुणा दिशा, सदिश हो गया भैया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सदिश को, सदिश इज इक्वल टू परिमाण, मैंने आपको बताया था सदिशों में, परिमाण गुणा एक कर दो और गुणा दिशा कर दो, ये दोनों एक ही चीज है। किसी भी राशि में हम एक से गुणा करते हैं तो राशि वही होती है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं समझने के लिए। ये क्या आवाज का लोचा है यार, कौन है? आपकी यहीं ऐसी आवाज क्यों आती है? फैन भी नहीं चल रहा है भाई। और अगर आवाज की दिक्कत आएगी बेटा, तो आवाज की दिक्कत सभी को आएगी, एक बच्चे को नहीं आएगी, किसी को। हाँ भैया, तो सदिश इज इक्वल टू परिमाण गुणा दिशा। अब भैया इस चीज को क्या कहा जाता है, एक इंटू दिशा, एक इंटू दिशा को क्या कहते हैं? तो सदिश को बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, सदिश कैन बी रिटन एज परिमाण इंटू, एक इंटू दिशा क्या हो जाता है, इकाई सदिश, इकाई सदिश। एग्जाम में लिखने जाओ ना बेटा, तो ये चीज मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए है, ये किसके लिए है, समझाने के लिए, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसा बोर्ड पर लिख दो वैसा ही छाप लेते हैं और वैसा ही एग्जाम में लिखाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। एक बार मैं ऐसे प्रूफ बता रहा था किसी चीज़ का प्रूफ बता रहा था कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो फिर मैंने बताया था कि एक बार मतलब हमारे कोई मास्टर थे, तो वो कॉपी चेक कर रहे थे, उन्होंने इस तरीके से गलत कर दिया था इसको, तो हमने लिख दिया कि वो मास्टर कैसा था, पगला मास्टर था, पगला मास्टर था। अब बच्चे ने ये कॉपी में लिख लिया और एग्जाम में लिख के आ गया पगला मास्टर था, मतलब मास्टर भी नहीं, मैंने लिखा था कि चेक करने वाला पगला था, उसने इसके मार्क्स काट दिए, जबकि मार्क्स नहीं काटे जाने चाहिए थे। उसने कॉपी में तो लिखा ही लिखा, नोट्स में, एग्जाम में भी लिखाया, तो उसकी जो कॉपी चेक कर रहा था वो चेक करने वाला पगला नहीं था, लेकिन फिर भी उसके नंबर काट दिए। ऐसा मत करना, समझना कि कौन सी चीज़ समझाने के लिए है और कौन सी चीज़ एग्जाम में लिखने के लिए है। ओके, चलिए, तो अब हमें बल का परिमाण तो पता है, देखो परिमाण तो कभी परेशानी नहीं करता है, परिमाण ये लिखा है, परिमाण दे पास लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, बल सदिश, बल सदिश लिखना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे खुद के पर्सनल दोस्तों, इधर देखो, एफ सदिश इज इक्वल टू F21 सदिश का परिमाण, इंटू इकाई सदिश, इंटू इकाई सदिश, किसकी दिशा में, F21 की दिशा में, F21 की दिशा में इकाई सदिश। अब F21 की दिशा में इकाई सदिश वही है जो R की दिशा में इकाई सदिश है, तो F21 सदिश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F21 सदिश का परिमाण इंटू R सदिश की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्यों बोला? तो हमने देखो पहले ही बताया ना मैंने कि Q2 पर लगने वाला F21 R1 की दिशा में ही है, तो F21 की दिशा और R की दिशा सेम है, दिशा सेम है, तो F21 की दिशा का इकाई सदिश, देखो इकाई सदिश के पास क्या होता है, परिमाण तो एक होता है, परिमाण एक होता है, क्या होता है, दिशा ही तो होती है ना। तो F21 की दिशा का इकाई सदिश और R की दिशा का इकाई सदिश बेटा बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो F सदिश 21 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसका परिमाण है K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R सदिश का स्क्वायर, और R सदिश की दिशा का इकाई सदिश, इकाई सदिश को हम कैसे लिख लेते हैं बेटा, R कैप भी लिख देते हैं। और इकाई सदिश कैसे लिखा जाता है, सदिश बटे उसका परिमाण, सदिश बटे उसका परिमाण, ये इकाई सदिश है, जो मैंने अलग से गुणा किया है, ये इकाई सदिश है। तो परिमाण हमें बिल्कुल परेशान नहीं करता है, ये इकाई सदिश है बरखुदा। तो अब देखिए, अपने भाई का साथ देना, अपने भाई का साथ देना, नहीं तो तबाही मच जाएगी। तो F21 सदिश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R, R सदिश का मान कितना है भैया, R सदिश का मान ये रहा, R सदिश का मान ये रहा, R सदिश हमें पता नहीं था, तो R सदिश का परिमाण हम कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 सदिश, इसका परिमाण, यही तो R सदिश है, इसका स्क्वायर। अब R सदिश क्या है, R सदिश क्या है, तो R सदिश हमने निकाला था R2 माइनस R1 सदिश डिवाइडेड बाय उसका परिमाण, तो R2 माइनस R1 का परिमाण, ठीक है। तो अल्टीमेटली F21 सदिश क्या हो गया, F21 सदिश हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 सदिश, इसकी घात 3 मल्टीप्लाइड बाय R2 सदिश माइनस R1 सदिश, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। और अगर हम F21 सदिश लिखना चाहें, नहीं F21 तो है ही, F12 सदिश लिखना चाहें, F12 सदिश, तो F12 सदिश किसके बराबर होगा, F12 सदिश
इज इक्वल टू F21 सदिश माइनस साइन के साथ। क्यों सर माइनस साइन के साथ? विपरीत है ना, F21 इधर है, 21 इधर है, ये इसके उल्टा है। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। परिमाण में भैया बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ये माइनस किस कारण लगा दिया हमने? दिशा के कारण। माइनस सिर्फ और सिर्फ दिशा के कारण लगा दिया। तो F12 सदिश इज इक्वल टू KQ1 Q2, माइनस लगा के KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 सदिश की घात 3 इंटू ऐसा। समझे बेटा? तो ये सदिश रूप है, सदिश रूप। अब एक बार ना मैं फटाफट आपको इसको और समझा देता हूँ, ठीक है? ये तो मैंने एक एक चीज लिख के समझाई है ना। एग्जाम में आपको ये पद नहीं लिखने हैं, एग्जाम में ये पद नहीं लिखने हैं। ये वाले दोनों पद भी किस लिए मैंने बताए? समझने के लिए। ये वाले दोनों पद भी किसके लिए बताए हैं? सिर्फ समझने के लिए। एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में बेटा नहीं लिखना है, ठीक है? अब देखो मैं इसको फटाफट एक बार और समझाता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए, ठीक है? लेकिन अलग से फोटो बना के, है ना। अभी तो बहुत रायता जैसा फैलाया है, वो इसलिए फैलाया कि आप बाद में कभी पढ़ो तो आपको समझ में आई चीजें। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया गया होगा? आपको एक आवेश दिया गया, दूसरा आवेश दिया गया, ठीक है? ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, और आपको इनके स्थिति सदिश दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? स्थिति सदिश, और कुछ नहीं दिया जाएगा। इतनी जानकारी दी जाएगी भैया आपको, ये इसका सदिश R1 सदिश और इसका सदिश R2 सदिश, ये जानकारी दी जाएगी और कुछ जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है? ये जानकारी आपको दी जाएगी। एक आवेश है Q1, दूसरा Q2, एक R1 सदिश, दूसरा R2 सदिश। लेकिन जो हम न्यूटन नहीं, कूलाम का नियम जानते हैं, उसमें क्या लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, और अगर आपको दूरी नहीं सदिश दिया गया तो सदिश का परिमाण, सदिश के परिमाण का वर्ग। ये R क्या होता है? आवेशों के बीच का स्थिति सदिश, आवेशों के बीच का स्थिति सदिश हो। हाँ मास्टर, आवेशों के बीच का स्थिति सदिश। अब बताओ सवाल में आवेशों के बीच का स्थिति सदिश दिया है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं दिया है। आपको तो Q1 की स्थिति बताई गई है कि हाँ मूल बिंदु पर खड़े होके कोई आदमी कह रहा है कि Q1 इधर है, Q2 इधर है, Q1 का स्थिति सदिश R1, Q2 का स्थिति सदिश R2। ओके बेटा, एक बार पोल करना, कितने लोग कहते हैं आवाज सही आ रही है? थम्स अप करना। जो कहेंगे आवाज में गड़बड़ है थम्स डाउन करना। कहाँ से आ सकती है बैकग्राउंड में? ये तो तुमने बेटा वो लगाया होगा हेडफोन वगैरह, वो सही से प्लग नहीं किया होगा अपने फोन में। यार हमारे यहाँ भी तो चल रहा है ये वीडियो। खाते गांव, जिला देवास। अब 80% लोगों के पास आवाज सही जा रही है, 20% के पास नहीं जा रही है। क्या कर सकते हैं इसका हम? अच्छा एक दोस्त लिख रहे हैं सर आपके सांस लेने की, ब्रीथिंग की आवाज आ रही है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं सांस रोक के पढ़ाता हूँ, मैं सांस रोक के पढ़ाऊंगा, तो मैं 80% की बात मानूंगा ना भैया। चलो तो आ जाइए। तो हमें R1 दिया है, R2 दिया, जबकि हमें जरूरत है इसको हमने कहा R सदिश कह दिया। अब इनके बीच लगने वाला बल, इसको हमने कहा ये F सदिश 2 पर लग रहा है, 1 ने लगाया, और इसको हमने कहा ये इस दिशा में F1 पर लग रहा है, किसने लगाया? 2 ने। ठीक है, अगर हमें ये वाला पता है तो ये वाला भी पता है, ये पता है तो ये भी पता है, क्योंकि दोनों विपरीत हैं, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। किसका फर्क आएगा बेटा? माइनस का। ठीक है चलिए, तो ध्यान से देखना, अगर हमें बल सदिश लिखना है, 2 1 सदिश, तो हम क्या लिखेंगे? परिमाण गुणा इकाई सदिश। मैंने आपको बताया परिमाण गुणा इकाई सदिश। किसकी दिशा का इकाई सदिश? बल की दिशा का, बल की दिशा। और बल की दिशा R सदिश की दिशा सेम है, आप देख लो खुद की पर्सनल आंखों से, जो दिशा R की है वही दिशा इसकी है बल की। तो परिमाण कितना हो गया? तो हम ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का वर्ग इंटू R की दिशा का इकाई सदिश। आप चाहो तो इसको R कैप लिख लो। ठीक है, ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बल की दिशा और R सदिश की दिशा एक ही है। तो F21 सदिश इज इक्वल टू कितना हो गया? इकाई सदिश होता है सदिश बटे उसका परिमाण, इकाई सदिश होता है बेटा सदिश बटे उसका परिमाण। खत्म, ये आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द आंसर। अब आप कहोगे सर ये आंसर कैसे हो गया? हमें R तो दिया ही नहीं था, हमें R1 R2 दिए थे। ओ यस यू आर राइट। तो देखो बेटा, सदिश का प्रॉपर्टी होता है कि हम जहां से चले घूम के वहीं आ गए, तो परिणाम कितना 0। तो हम यहां से चले तो हमने लिखा R1 सदिश, ठीक है, और सदिश की दिशा में चलेंगे तो धन का, सदिश के विपरीत ऋण का, सीधा कॉमन सेंस है। दिशा में जा रहे हैं तो धन का, विपरीत जा रहे हैं तो ऋण का। यहां से R1 सदिश, फिर R की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का R सदिश, फिर इधर उल्टा है R2 के विपरीत तो R2 सदिश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें R सदिश का मान ज्ञात करना है। इसको उधर लेके गए तो धन का हो गया, इसको उधर लेके गए तो ऋण का हो गया। अब बस इसके मान उठा के चाहो तो यहाँ रख लो, चाहो क्या रखना ही होगा, एग्जाम में जब लिखोगे तो रखना ही पड़ेगा। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। के की जगह के Q1 Q2 अपॉन ये दोनों मिलकर घात 3 हो जाएंगे। मैं सीधा लिख लूँ, ये दोनों मिलकर घात 3 हो जाएंगी, तो ये R2 माइनस R1, चलो ठीक है ऐसे ही बना दें। तो इसका स्क्वायर इंटू R2 सदिश माइनस R1 सदिश डिवाइडेड बाय R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब समझ में आ जाना चाहिए, इतनी सी बात है। तो ये एग्जाम में इतना लिख के आना है आपको, एग्जाम में इतना लिख के आओगे चलेगा। हमने 2 पन्ने क्यों भरे हैं? ताकि कभी आप पढ़ो तो समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। मैं एक एक चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, एक चीज़, ठीक है। और वैसे ये मैंने रिपीट किया है, और आप चाहो तो एग्जाम में इतना ही लिख के आ सकते हो, और इतना ही लिख के आना। मैंने क्या किया है? ये रिपीट किया है, रिपीट है ना। एग्जाम में इतना ही लिखना है,
एग्जाम में इतना ही लिखना है ना, क्योंकि इसमें देखो ये चीज़ें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज़ें ना सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, मैंने लिख भी दिया है कि ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। और इसमें भी ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में नहीं कि कहानी क्या है। एक तो ये लिखना है, ये परिमाण, ये दिशा परिमाण और ये आर सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया ये बल सदिश बराबर परिमाण और ये इकाई सदिश, परिमाण गुणा इकाई सदिश गुणा कर दिया। जरा खेलना था, हम सब समझाऊं। कितने लोग समझ रहे थे, टच में थे, 2 बार बता दिया मैंने। कितने लोग टच में थे, समझ रहे थे चीज़ों को। और थम्स अप करो बेटा। बेटा रजनीश कुमार, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अभी बताता हूँ, डाउट अभी देखता हूँ बेटा मैं। मॉड्यूल के क्वेश्चंस अभी नहीं करना है बेटा, जब करना होगा मैं आपको होमवर्क लिख के दूंगा। हाउ गुड गुड। अब बेटा 9% बच्चे हैं, इनको मेरा सजेशन है घर पर इसको एक बार और करें, घर पर इसको एक बार और खुद से करें। तो 9% बच्चे, 9 क्या 5% तो समझते ही नहीं है, 4% बच्चे तो बेटा घर पर इसको एक बार और समझें और देखें, आप भी समझ जाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क ही है, ये होमवर्क है क्या, कूलॉम का सदिश रूप, सदिश रूप फिर से करें, फिर से खुद करें, कि बोर्ड में पूछा जाता है। हम आगे बढ़ेगा। अब देखो कुछ सवाल, छोटे छोटे सवाल, ये मेंस के आसान क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस जैसे हैं, मेंस के आसान क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन जैसे। मेंस में सवाल आसान ही पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों। हमारी चाहत तो ये है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आना चाहिए। जैसे इस बार जो जेईई मेंस का पेपर हुआ, एक पेपर में 25 सवाल है, तो एक सवाल को मैं छोड़ दूं, मान लीजिए 24 सवाल करने लायक थे। कितने सवाल पूछे जाते हैं बेटा, 25, है ना। तो उनका एक सवाल का चलो हम दूध भात मान लेते हैं, कच्ची लोई मान लेते हैं कि एक सवाल ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, फॉर्मूला नहीं पता, कुछ ऐसा वैसा कर लोगे। लेकिन 25 में से 24 सवाल बिल्कुल करने लायक थे। और 20, 21, 22 सवाल करने वाले बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बताया कि सर हमारा 80 मार्क्स है, हमारे 84 मार्क्स है। इन फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, हमारे 85 मार्क्स है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। लेकिन पूरे एक सवाल छोड़ दो तो 96 मार्क्स ला सकते हैं बड़ी इजीली। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ कि पेपर आसान नहीं होना चाहिए, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, क्यों बच्चों की बाट लगाने पे तो लियो। हम कहीं बच्चों की बाट लगाना नहीं हुआ, ये बच्चों की भलाई की बात है कि जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जस्टिस होता है, न्याय होता है उन बच्चों के साथ जिन्होंने ढंग से तैयारी की है, पूरे साल ढंग से पूरे साल तैयारी की है। अदरवाइज क्या होता है कि पेपर आसान आ गया, पेपर आसान आ गया तो कोई बच्चा दिन में 2 घंटे पढ़ता था, कोई बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ता था। तो जो बच्चा दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है उसने भी 80 नंबर लाए, 80 नंबर लाए। और जो बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा था उसने भी 80 नंबर लाए। या मान लीजिए उसके 84 नंबर आ गए, 4 नंबर ज़्यादा हो गए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये अन्याय हो जाता है जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके साथ। इसलिए पेपर थोड़ा डिफिकल्ट ही होना चाहिए। एडवांस के लिए बोलने की जरूरत नहीं, एडवांस का पेपर डिफिकल्ट होता है, अच्छा पेपर होता है। समझे बेटा बात को, है ना। इसलिए पेपर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। जो बच्चा ने मेहनत की है उसके भी उतने मार्क्स आ रहे हैं, जिसने कम पढ़ा है उसके भी उतने मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए जैसे इस बार नीट का पेपर आया ना, हम बहुत खुश हुआ। ये न्याय है मेहनती बच्चों के साथ, लगनशील बच्चों के साथ। अदरवाइज पिछले साल ना 720 में से 720 वाले पता नहीं कितने, शायद हमने जैसे कि 60-70 बच्चे थे, हम मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे, मान लीजिए 70 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर हैं। तो ऐसा पेपर बनाना क्यों। एम्स दिल्ली में सीटें हैं 60 सीटें एम्स दिल्ली में। अब 720 में से 720 नंबर किसके हैं, 70 बच्चों के। तो पहले 60 को तो एम्स दिल्ली मिल गया, बच्चे कितने 10। अब सीट कितनी है 60 है भैया, सीट कितनी है 60, बच्चे कितने हैं सबकी 720 में से 720 है, बच्चे कितने हैं भैया 70। तो 10 ऐसे बच्चे होंगे, 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे मार्क्स स्कोर किए, लेकिन उनका मन पसंदीदा कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाया। क्या गलती भैया, कैसे देख लिया, कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में पैदा हुआ। जो बाद में पैदा हुआ उनको, मतलब जो छोटा है उम्र में, उसको एम्स दिल्ली दे दो। जो थोड़ा बड़ा है जल्दी पैदा हो गया था उसको नहीं दो भैया। अब पैदा होने में बच्चों की क्या गलती। एक बच्चा है जिसकी रैंक 65 थी, किस हिसाब से, मार्क्स सबके बराबर 720 में से 720, रैंक कितनी है 65, क्यों, क्योंकि वो बड़ा था तुलनात्मक रूप से, पहले पैदा हो गया था भैया, पहले पैदा हो गया था। बच्चे की गलती है इसमें, बच्चे ने तो मेहनत की ना। ऐसा तो पेपर बेटा थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। हमारी तो गुजारिश एनटी से भी है कि जेईई मेंस का भी लेवल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाएं। डाउट देखें सर, ये नोट करना है क्या। हाँ बेटा कोई भी एक नोट कर लेना, क्लास में बेटा जो चीज़ें बताइए वो सब नोट करना है, सब नोट करना है। सर नीट का कठिन, बेटा तुमको लग रहा है नीट का कठिन क्वेश्चन, नीट का कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है, वो नहीं है, फालतू का हुआ बनाया गया। नीट वालों के लिए वो कठिन है, जेईई वालों के लिए नहीं है। सर आप डिफांसेशन नहीं कराते हैं। डिफांसेशन का होता है संजय, व्हाट इज डिफांसेशन। तुम वो गधे एक नंबर की, जिसकी जरूरत होती सब करवा देते हैं। सर नीट का पेपर बैलेंस में एनटी वालों को आपने सजेस्ट तो कर दिया। सर कहीं नीट का पेपर बनाने में एनटी वालों को आपने सजेस्ट तो नहीं कर दिया, कैसी बातें करते हैं। कितना डांट पढ़ाई करें, कहा तुम। सर मेहनत कैसे करें यार भैया, जो आपको बोला जाता है क्लास में करने के लिए वो करते चलो बस। डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन ये आ गया भाई, जिसकी डेफिनेशन होगी उसकी ही डेफिनेशन बताई जाएगी, जिसकी डेफिनेशन होगी उसकी ही डेफिनेशन बेटा बताई जाएगी आपको। यार फिर से वही करते तुम दिमाग खराब। बेटा क्या बताना है क्या नहीं बताना हम पे छोड़ो ना, उतना सीख लो जितना बता रहे हैं, सेलेक्ट हो जाओगे। 11th की तैयारी के लिए बेटा अभी रुक जाओ उस दिन, पहले इस पर। सर आपके कंटेंट से जेब में बढ़िया नंबर आ सकते हैं। बेटा मेरे ही कंटेंट से नहीं बेटा, कोई भी मास्टर जो जेईई के लिए पढ़ाता है आप उसका पूरा कंटेंट सीख लेंगे। मैं नहीं, कोई भी मास्टर, डिपेंड आप पे करता है कि मास्टर ने जो कंटेंट दिया उसमें से आपने कितना सीखा। पूरा सीख लोगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे।
क्या डाउट होते हैं तुम्हारे सर ना हुआ तो? बेटा चाह तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। गजब लोग हैं यार। मुझे इस पूरे में ना फिजिक्स से संबंधित जो पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित एक भी डाउट नहीं मिला, एक भी डाउट नहीं मिला जो पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित। आइए, जहाँ तक बेटा बात कंटेंट की है ना, तो जैसे जैसे लेक्चर मतलब अपन कहेंगे ना आगे बढ़ते जाएंगे, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 4 6 लेक्चर 8 लेक्चर 10 लेक्चर, तो धीमे धीमे कंटेंट बढ़ता है और लास्ट की क्लासेस होती हैं जब अपन अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, उनमें एकदम हाई लेवल का कंटेंट होता है। अब दो आवेशित कण निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखें तो इनके मध्य न्यूनतम संभव स्थिर विद्युत बल क्या होगा। दो आवेशित कण परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखें, और एक चीज और बता रहा हूं बेटा, कोई मास्टर कितना कंटेंट दे रहा है ये निर्भर करता है बैच पर, बच्चों पर। बच्चे जल्दी सीखेंगे, बच्चे टाइम पास नहीं करेंगे, जैसे अभी मैंने लगभग 10 मिनट ना आपको ज्ञान पेला। अब आप इस तरीके से सवाल पूछो ना कि हमें ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं पड़े तो इस 10 मिनट में भी हम पढ़ते, तो और ज्यादा कंटेंट होगा। फिजिक्स का जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, ये 6 लेक्चर में भी खत्म कर देते हैं, 12 लेक्चर में भी, 18 लेक्चर में भी, 24 लेक्चर में भी, और इसको 2 महीने तक पढ़ाया जा सकता है, इतना कंटेंट है। डिपेंड आप पे करता है कि आप जितना सीरियसली, जितना शिद्दत से, जितना कमेंट में कम टाइम पास करेंगे आपको कंटेंट उतना ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा टाइम पास करोगे कमेंट में फालतू दर की बातें करोगे, कम कंटेंट। शांति से बैठ के पढ़ाई के मजे लोगे, भयंकर कंटेंट की कमी ना है, ना बेटा। आओ, तो दो आवेशित कण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें, तो हमने कहा एक कण कितना Q1, दूसरा कण कितना Q2, इनके बीच की दूरी कितना, इनके बीच की दूरी R बराबर कितना 1 मीटर, 1 मीटर। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, के आवेशों का गुणनफल। तो आप उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मैंने डाउट सेक्शन खोला, आपने रिक्वेस्ट की सर प्लीज 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 डाउट सेक्शन देखिए। मुझे पढ़ाई से संबंधित एक डाउट नहीं मिला कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट हो, इससे संबंधित कोई डाउट हो ना, कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हो पगले। अब हमें बल चाहिए मिनिमम, बल मिनिमम। तो भैया आर का मान तो कांस्टेंट हो गया, आर को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। आर कितना 1 मीटर है, तो आर 1 का वर्ग हो गया। के का मान भी कांस्टेंट है, के का मान भी कैसा है बेटा, कांस्टेंट, 9 × 10⁻⁹। अब बचा क्या, बचा क्या भैया, ये कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या, Q1 Q2। तो हम क्या, ओ अगर Q1 Q2 मिनिमम हो जाए, अब इसी के बारे में सोचा जा सकता है, के नियत आर नियत, के नियत आर नियत, ठीक है। तो अब बचा Q1 × Q2, तो Q1 × Q2 का न्यूनतम मान कितना, यस। तो हम कहेंगे कोई भी सबसे छोटा आवेश, हमें न्यूनतम आवेश चाहिए ना, न्यूनतम आवेश चाहिए, सॉरी न्यूनतम बल चाहिए, तो आवेश कैसा हो जाए, न्यूनतम, Q कैसा हो जाए, न्यूनतम। और Q न्यूनतम किसका होता है, Q मिनिमम किसका होता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला सबसे छोटा आवेश कौन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे अपन क्या कह देते हैं, E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा, Q1 की जगह भी E लिख लो, Q2 की जगह भी E लिख लो। मुझे उम्मीद है समझ गए होगे कि C ने क्या था, 9 × 10⁻⁹, E × E स्क्वायर, E × E बेटा कितना, E स्क्वायर, ठीक है। तो E स्क्वायर बोले तो 1.6, अरे पगलू, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं, मैंने कहा इसको हल कर लेना, हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो पाल के कह रहा है सर के 1 होगा, कैसे होगा के 1, सीजीएस सिस्टम में के का मान 1 होता है ना, एसआई में नहीं। के का मान जो एसआई यूनिट होती है ना, कूलम मूलम, एसआई इकाई पद्धति में 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस, तो उसमें 1 होता है। यहाँ सीजीएस पद्धति से लेना देना नहीं है आपको। सीजीएस पद्धति क्या, जिसमें आवेश को हम स्टेट कूलम में लेते हैं, दूरी को सेंटीमीटर में लेते हैं, वो होता है सीजीएस सिस्टम। अगला सवाल देखिए, दो एक समान आवेशित कण जिनके द्रव्यमान समान है निर्वात में परस्पर निश्चित दूरी पर रखें, इनके मध्य कार्यरत विद्युत बल का परिमाण तथा इनके मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण समान हो तो उनका विशिष्ट आवेश क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर देखना बेटा, इसको नोट कर लेना कहीं, है सवालों में चीज मिलती है। विशिष्ट आवेश, पहली बार सुन रहे हैं आप, विशिष्ट आवेश, ये कुछ नया नहीं होता है। विशिष्ट आवेश बराबर होता है बेटा Q/m, आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान, है ना। इसको आप क्या कह देते हैं, Q/m। इस Q/m का अनुपात कहलाता है बेटा विशिष्ट आवेश। तो देखो बेटा फटाफट, वी डोंट हैव सो मच टाइम, वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो कण समान दूरी पर रखें तो स्थिर विद्युत बल कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर K Q × Q अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। आवेश समान है, Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर आवेश समान है, ठीक है। द्रव्यमान भी समान है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल G m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब हम नहीं कह रहे हैं सवाल में, हम नहीं कह रहे हैं बेटा सवाल में, सवाल वाले बोल रहे हैं दैट F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशन। हमने कहा अच्छा, सवाल वाले ऐसा कह रहे हैं, बराबर कर दो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू G m स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। मचा दो सर, क्या मचाएंगे, काटा कूटा। तो Q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, G अपॉन K, G अपॉन K। तो Q/m का जो अनुपात आया है वो अंडर द रूट G/K आया है, G/K आया है। इसका संख्यात्मक मान अगर आपको चाहिए तो Q/m इज इक्वल टू अंडर द रूट, G का मान मैं भूल गया, कोई बताएगा, मैं भूल गया बेटा, G का मान कोई बताओ, कैपिटल G का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। स्मॉल g नहीं, स्मॉल g गुरुत्वीकरण होता है। देखो वो स्मॉल g का मान बता दिया पगला,
स्मॉल जी 9.8 होता है, एक कैपिटल जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 9.8 छोटा जी होता है, कैपिटल जी है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऐसा। हो चलो जो भी आ जाए बात। अब देखो एक आवेश को, अगला सवाल, एक आवेश को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं, विभाजित करके निश्चित दूरी पर रखा जाता है कि उनके मध्य F2 उनके मध्य बल अधिकतम हो। इस प्रकार विभाजित करके रखते हैं कि उनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम हो, उनके मध्य लगने वाला बल कैसा हो, अधिकतम। सोचो आपको क्या लगेगा, क्या सोचते हो, आपकी सोच क्या कहती है, सोचो जरा। जब तक मैं पीपीटी के लिए बोल देता हूँ भैया, क्या नाम है, रंजीत। चलो तो देखो, इसको तो पहले रिजल्ट याद रख लेना है ना, बड़ा कॉमन सवाल है, हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा ही। आंसर है इसका आधा आधा, आंसर आधा आधा, ठीक है, ये आंसर है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, थारा भाई आपको समझाएगा। हमारे पास एक आवेश है, हमारे पास क्या है बेटा, एक आवेश, ऐसा मान लीजिए। अब एक आवेश होगा, अकेला आवेश बल कैसे लगेगा, बल के लिए हमें कितने आवेश चाहिए, दो, बल के लिए हमें न्यूनतम 2 आवेश चाहिए बेटा, कितना चाहिए, 2 आवेश, ठीक है। तो इनको परस्पर निश्चित दूरी पर रखा गया है, परस्पर निश्चित दूरी पर रखा गया मतलब दूरी नियत है ना, जैसे अपन F लिखते हैं ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भैया R तो कांस्टेंट है, क्यों, परस्पर निश्चित दूरी पर रखा गया, दूरी नहीं बदल रही, कांस्टेंट। के सदियों से कांस्टेंट है, के जब पैदा हुआ था तो नर्स ने बोला था कि तुम कांस्टेंट ही हो, क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, तो इसका तो कोई लोड ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, ओके। अब मित्रों बात आती है किसकी, कि Q1 Q2 के मान कितना होना चाहिए। अब Q1 Q2 हमें अलग से नहीं मिल रहे हैं, अलग से नहीं मिल रहे हैं, एक ही आवेश है अपने पास Q, इसको हमें दो भागों में बांटना है, एक आवेश हमने लिया Q और इसको ही हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करें, कैसे करें, एक पार्ट हम ले लें Q, कौन सा छोटा Q, तो दूसरा पार्ट क्या बचेगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। समझ गए बात को, कि हमने इस एक आवेश को दो भागों में बांट दिया है, इस एक आवेश को दो भागों में बेटा हमने बांट दिया। ऐसे देख लो, एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा, दो टुकड़े कर दिए। तो एक का आवेश हमने क्यों लिया, तो दूसरे का कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। तो एक आवेश तो बल लगा नहीं पाता, तो हमने एक आवेश के बना लिए हैं दो आवेश। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर होना चाहिए। अब इनके बीच हम बल लिखते हैं, इनके मध्य हम क्या लिखते हैं बेटा, बल। तो इनके मध्य जो बल है F, इनके मध्य लगने वाला बल F अगर मैं लिखूं तो जो बल F है ये समानुपाती है, ठीक है। इधर कुछ कुछ कांस्टेंट है इनटू आवेशों का गुणनफल स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, ठीक है। दूरी वगैरह ये तो सब कांस्टेंट में आ गए, बचा हुआ चीज कौन सा है, कांस्टेंट। अब हमें इसका मान कराना है मैक्सिमम, f का मान मैक्सिमम चाहिए। f कैसा चाहिए बेटा, मैक्सिमम। तो f मैक्सिमम होने के लिए हम क्या करेंगे, df अपॉन dq जीरो कर लेंगे, अवकलन का सहायता लेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, छोटी माँ बड़ी माँ, अधिकतम न्यूनतम कैसे प्राप्त करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। तो अपन आओ इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, ठीक है, इसका अवकलन करते हैं यहाँ से। तो इसका अवकलन कितना हो गया भैया, df अपॉन dq, df अपॉन dq इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, है ना। ये तो क्या बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं। इसका हम अवकलन करेंगे तो इसको अंदर गुणा कर दें, चलो ये तो कांस्टेंट ही भाई। तो पहले इसका गुणा कर लो अंदर, तो ये क्या हो गया बेटा, कुछ कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को सी लिख देते हैं, है ना, सी क्या है, कांस्टेंट है। अंदर गुणा करें तो स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर, माइनस Q स्क्वायर। तो कांस्टेंट इनटू इसका अवकलन करो, तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, स्मॉल q का अवकलन स्मॉल q के सापेक्ष, स्मॉल q का अवकलन स्मॉल q के सापेक्ष कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, माइनस Q स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2q हो गया, कितना हो गया, 2q। और इसको हमें किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो ये सब तो 0 में चला गया, तो q माइनस 2q बराबर कितना हो गया, 0। तो q इज इक्वल टू छोटा 2q, तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी q/2। स्मॉल कितना आ गया, q/2। तो एक भाग q/2 का है, तो दूसरा भी भाग कितने का होगा, q/2 का होगा, दूसरा भी भाग कितना होगा, q/2 का होगा। समझे बेटा बात को, आप अच्छा समझोगे, दिमाग लगाओगे तो हम बहुत सारा कंटेंट देंगे बेटा। हमारे पास बोरी भर भर के कंटेंट पड़ा है, लेकिन तुम लोग ऐसे फैल देखते हो, तो सर q/2 कर सकते हैं क्या, q/2 पहले से कैसा कर सकते हो, हमने सिद्ध किया है कि आंसर q/2 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए बेटा, q/2 होना चाहिए, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट की परेशानी है तो इसको भी मारो गोली, तमंचा उठाओ मारो गोली खींच के। देखो ये k अपॉन r स्क्वायर बेटा, ये तो है कांस्टेंट, हमने एक भाग लिया है q, दूसरा भाग है कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। अब हमने इसका अंदर गुणा कर दिया, तो k अपॉन r स्क्वायर, ये चीज कांस्टेंट है, और ये हो गया कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर, माइनस का Q स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बल अधिकतम करवाना है भैया, बल अधिकतम करवाना है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा याद करो, आपके बैच में अभी पढ़ाया है बेसिक मैथ में। मैक्सिमा चाहिए अवकलन करके 0 कर दो, मिनिमा चाहिए अवकलन करके 0 कर दो। यहाँ पर सर आपने चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि अवकलन करके हम 0 करते हैं ना, तो हमें मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है, मैक्सिमा भी मिल सकता है एंड मिनिमा भी मिल सकता है, मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है, बरोबर, दोनों मिल सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में जनरल हमें चेक नहीं करना पड़ता है, एक ही मान मिला है, मैक्सिमा पूछा गया है, हमें क्यू का कितना मान मिला, एक ही मान मिला है, और हमसे पूछा गया क्या है, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा ही होगा, ठीक। चलिए, तो हमने अवकलन किया भैया, ये अवकलन किया। आप चाहो जब अवकलन करने जाओ तो इधर क्या लिख लो, है ना, लो थोड़ा सा जगह बचा देता हूं मैं आपका। अगर k अपॉन r स्क्वायर था कांस्टेंट, ठीक है, अवकलन करोगे कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q का अवकलन 1 माइनस Q स्क्वायर का अवकलन 2q, बराबर करना 0 के, तो ये भाई साहब चलेगा 0 में। तो यहाँ से क्या बचा, q इक्वल टू 2 स्मॉल q का मान इतना आ गया। अनुपात कितना हो गया, अनुपात कितना हो गया, 1:1, कोई सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि आधा आधा बांटा है,
10 था तो 5 5, तो 5 5 का अनुपात कितना आएगा? 1:1। 5 5 का अनुपात कितना आएगा? 1:1। ओके, अनुपात पूछा जाए या आधा आधा पूछा जाए, हाँ बेटा अभी अभी आवाज क्लियर है? अभी अभी क्लियर है आवाज? बेटा रिपीट में ही है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने रिपीट कर दिया वैसे, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देख लेना एक बार और। अगला सवाल देखो, कहा जाता है क्यू आवेश के अनंत आवेशित कण क्रमशः x बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे रखे हुए हैं, तो x बराबर 0 पर रखे कण पर आरोपित परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। फोटो बनाओ पहले, आप कैसे सीखोगे सवाल हल करना, कैसे सीखोगे? तो देखो, जब सवाल अभी तो चलो ठीक है, ये नॉर्मल सवाल है, जेई मेंस वाला सवाल है, जेई मेंस वाला, पिछला सवाल भी जेई मेंस वाला था, उससे पिछला सवाल जेई मेंस बोर्ड के बीच का मान लो, जेई मेंस बोर्ड के बीच का, उसका पहला सवाल बोर्ड वाला मान लो, ठीक है। एक बालक पूछ रहा है पिछले सवाल में एफ मैक्स कितना होगा बेटा, तो पिछले सवाल में अगर हमें एफ मैक्स निकालना है ना बेटा, तो देखो एफ कितना था, k अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल क्यू का मान कितना हो गया, q/2, और इसका भी मान कितना हो गया, q माइनस q/2, बस मान रख दो, मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें q का मान पता करना था, वो कितना हो गया, q/2 हो गया, तो जहां पर भी q था उस जगह क्या लिख दो, q/2 लिख दो, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ बच्चे स्मैपिंग करते हैं, समझते नहीं है चीज़ों को, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके चक्कर में जिन बच्चों को पढ़ना है उनके लिए अच्छा कंटेंट लाइए, उनके लिए सारी चीज़ बताइए। तो बेटा परेशान मत हो, कंटेंट बिल्कुल अप टू द लेवल लाया जाएगा, अप टू द लेवल लाया जाएगा, उसकी परेशान मत हो। ये जो स्पैमर वगैरह होते हैं ना, स्पैम करने वाले लोग या ऐसे ही कि जिनमें इच्छा शक्ति नहीं है पढ़ने की, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कि चलो 3000 रुपये में क्या जाता है, क्लास में जाके मजा लेंगे, क्लास में जाके मजा लेंगे, किसी पायल प्रिया को ढूंढ लेंगे, कोई पूजा मिल जाएगी तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी, वो पढ़ लेगी, हम उससे शादी कर लेंगे, ठीक है, तो वो नौकरी करेगी, हम घर में बच्चे संभाल लेंगे, घर बार संभाल लेंगे। ये अभी कुछ दिन में भाग जाते हैं भैया, 15-20 दिन 1 महीने के बाद ऐसे बच्चे भाग जाते हैं, झिलती ही नहीं है उनसे फिजिक्स। वो तो कभी कभी दिवाली दशहरा एक आध बार आ गया कि चलो दिखाते हैं मास्टर जिंदा है कि नहीं है, निपट तो नहीं गया मास्टर, है ना, कभी कभी दिवाली दशहरा आएंगे, परेशान मत उनसे। चलो फोटो बनाई आपने, है ना, तो देखो मैं कह रहा हूँ, तो अच्छे सवाल होते हैं, ठीक सवाल होते हैं, उनमें मेन चीज़ क्या होती है कि आप डायग्राम अच्छे से बनाओ, चित्र अच्छे से बनाओ, क्या करो बेटा, चित्र अच्छे से बनाइए, ठीक है, क्या सवाल में बोला गया है वो प्लॉट करो, फोटो बनाओ उसका, फिर अपने आप अपन को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। तो जैसे दोस्तों ये सवाल है, तो इस सवाल में ऐसा सीन है, सीन वाह क्या सीन है, कि यहाँ पर x बराबर कुछ 0 है, x बराबर 0, हाँ सर होगा, यहाँ पर एक कण रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं x बराबर 1 होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, एक कण यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर x बराबर कुछ 2 होगा, हाँ बिल्कुल होगा मास्टर, बिल्कुल होगा, एक आवेशित कण यहाँ रखा गया, यहाँ पर कहीं x बराबर 4 होगा, बिल्कुल होगा मास्टर, यहाँ पर कहीं x बराबर 8 होगा, एक कण यहाँ पर रखा गया, और ऐसा एक प्रक्रिया अनंत तक जा रहा है। तो जब ऐसे अनंत तक की बात होती है तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर कोई श्रेणी या यहाँ पर कोई सीरीज बनने वाली होगी, श्रेणी या सीरीज बनने वाली होगी यहाँ पर भी, ठीक है, श्रेणी या सीरीज यहाँ पर भी बनने वाली होगी, तभी अनंत तक, नहीं तो अनंत तक अपन कैसे जोड़ेंगे। अब हर जगह आवेश कितना रखा हुआ है, एक समान आवेश q, यहाँ पर कितना कु 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 एंड सो ऑन। अब इस पर कौन कौन बल लगाएगा, इस पर कौन कौन आवेश बल लगाएंगे, हमने कहा सब लगाएंगे, सब आवेश बल लगाएंगे, इस पर कोई छोड़ेगा नहीं इसको, इस पर लगने वाला बल निकालना है ना, सवाल पढ़ो, x बराबर 0 पर रखे कण पर लगने वाला बल ज्ञात करें, तो इस पर देख रहे हैं, सिर्फ इस पर लगने वाला बल, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सब लगाएंगे, हाँ मास्टर बिल्कुल सब लगाएंगे, ठीक है। तो कुल बल कितने लग जाएंगे, तो देखो इस पर F1 भी लगेगा, मतलब x बराबर 1 सभी बल लगाएंगे, इस पर बहुत सारे बल लग रहे होंगे, कितने बल लग रहे होंगे टोटल, अनंत, बहुत सारे बल लगाएंगे, F1 F2 F3 F3 तो यानी F4 वाला, है ना, F8 वाला, सभी बल लगाएंगे। तो F नेट इस पर जो लग रहा होगा x बराबर 0 वाले पर, F नेट किस पर, x बराबर 0 वाले पर, तो इस पर कौन कौन बल लगा दिया होगा, तो हम कहें x बराबर 1 वाला बल लगाएगा, x बराबर 2 वाला बल लगाएगा, x4 वाला बल लगाएगा, ठीक है, x बराबर 8 वाला बल लगाएंगे, सब बल लगाएंगे, सब बल लगाएंगे, जो अनंत पर रखा है वो भी बल लगाएगा, वो भी बल लगाएगा। अब इनके बल के मान क्या होंगे, तो बल का मान पूछने किससे जाओगे, कूलम अंकल से, कौन से अंकल से, कूलम अंकल से, तो कूलम अंकल बोलेंगे कि आवेशों का गुणनफल, तो आवेशों का गुणनफल q × q स्क्वायर बटे बीच की दूरी, दूरी सही जाए ना, दूरी का वर्ग, तो इनके बीच की दूरी 1 है, ठीक है। अब 2 वाला इस पर कितना बल लगाएगा, तो k आवेशों का गुणनफल अभी भी q स्क्वायर है, ये भी q है, ये भी q है, बीच की दूरी कितनी है भैया, 2 है, 2 स्क्वायर प्लस इनके बीच बल, तो आवेशों का गुणनफल q × q स्क्वायर, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 4 का स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर, इनके बीच आवेशों का गुणनफल इतना अपॉन 4 के वर्ग के बाद क्या आता है, 8 का वर्ग, क्या हो गया भैया, ये 8 का वर्ग हो गया। ये कहाँ तक चलेगा, अनंत तक जाएगा भैया, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब देखो इसमें से मैं कुछ चीज़ें कॉमन लेता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अगले पन्ने पे चल रहा हूँ। तो एफ नेट लिखेंगे आप कैसे, इसमें से k q स्क्वायर तो भैया कॉमन आ गया, हाँ मास्टर, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी सहायता करो पार्थ, मेरी सहायता करो। 2 का 4, 4 का 16, 16 का 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। इसको पहचानते हो, व्हाट इज दिस जीपी, अनंत पदों की जीपी, अनंत पदों की जीपी, तो ये जीपी का योग है, ये जीपी का योग है, दिस इज अनंत पदों की जीपी, ये क्या है बेटा, एक जीपी है। अब अनंत पदों की जीपी का योग कितना होता है, तो जहां तक मैं भूल गया, वैसे बचपन में मैंने पढ़ा था, जब मैं 11वीं क्लास में था तब मैथ में पढ़ा था, हाँ शायद ऐसा कुछ था, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, धुंधला धुंधला,
आपको तो सही आ रहा होगा, यस वेरी गुड। इसमें ए क्या होता है, पहला पद, तो ए का मान कितना है बेटा 1, और आर होता है सार्वानुपात, क्रमागत पदों का अनुपात, तो आर का मान कितना है 1/4। 11वीं क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने अर्जुना बैच में 11वीं क्लास में अर्जुना बैच में ये पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने अर्जुना बैच, जब आप अर्जुना बैच में थे ना पिछले साल, हमने पढ़ाया था। जीपी का मतलब होता है, इसको मातृभाषा में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, है ना। मातृभाषा में जीपी को क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो भैया मान पटक दो, आंसर मिलेगा ही। तो एस ए का मान कितना है सर, 1 है, अपॉन 1 माइनस आर का मान कितना है 1/4 है। हम कहें अरे वाह, तो 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, या इसको घटाओगे, घटा के 3/4 आ गया भैया, तो इसका मान आ गया 4/3। इसका मान कितना आ गया बेटा 4/3। सो फाइनली यू विल गेट एफ नेट एज के क्यू स्क्वायर इंटू 4/3। तो आंसर कितना हो गया बेटा, एफ नेट किस पर, एक्स बराबर 0 वाले पर, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3। मुझे उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, आप टच में होंगे। हाँ गिजब, आइए एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छा, इससे पहले इसका छोटा भाई करवा देता हूं। सवाल जो क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं बेटा, पी वाई क्यू छोड़ के सभी नोट्स में लिखना है। आप अगर कंफर्टेबल हो तो समय बचाने के लिए साथ साथ नोट्स बना सकते हो, बस फर्क इतना है, मतलब ध्यान ये रखना है, फर्क नहीं, ध्यान ये रखना है कि नोट्स बनाने पर फोकस सेकेंडरी होना चाहिए, पहली प्राथमिकता होना चाहिए आपका समझना, ठीक है। यार आशुतोष शर्मा, तुझे मैं चप्पल निकाल के मारूंगा, मेरे मुंह से क्या निकला, पी वाई क्यू नहीं कराते, ये क्यों नहीं कराते, तो अभी पी वाई क्यू करने लायक हो गया कदे? अभी टॉपिक खत्म हुआ, किस टॉपिक के पी वाई क्यू करा दूं तुझे? तुझे ब्लॉक कर, बेवकूफ आदमी, तुझे समझ आता है, रोज समझाता हूं, रोज 15-20 मिनट इसमें बर्बाद कराते हो। टॉपिक खत्म हो गया, किसकी पी वाई क्यू करा दूं तुझे 10वीं क्लास के? समझ ही नहीं आता लोगों को कि चल क्या रहा है, टॉपिक हुआ नहीं है, अभी बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कि बीच में इसके लिए पी वाई क्यू उठा के लाओ, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि सर क्लास में रहते क्वेश्चन नहीं नचवाते हो, बेवकूफ आदमी। मैं आशुतोष शर्मा नाम का लड़का है ना, इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दो, स्पैमर है, फालतू का क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है परमानेंटली हमेशा। गधे। आओ एग्जांपल आओ। तो भाई सुनो, हमने कहा कि एक वर्ग नहीं है, ये त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के सभी शीर्षों पर समान आवेश रखे गए हैं, तो किसी एक शीर्ष पर लगने वाले किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यू है, 3000 रुपये फीस लगनी है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, 3000 रुपये में टाइम पास कर लेते हैं। यही 1.5 लाख रुपए दे रहे होते, फिर पापा पूछते साल भर के बाद जूता लेके कि क्या किया तुमने इतने समय तक, तो फिर समझ में आती तुम्हें बात। तुमको 36 बार ये कहा गया है बेटा कि तुम पढ़ने पे ध्यान दो, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इतना ही तुम्हें आइडिया होता तो भाई तुम यहाँ होते ही नहीं। अब गुस्सा में मुझे पाप लगेगा, मैं किसी दिन गुस्सा कर देता हूँ ऐसे ना, मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा, सच में 2 दिन से नहीं आया, अभी आज तो उसी टक्कर में नहाना पड़ेगा, इसको मैंने डांट दिया, मुझे लग गया पाप, मुझे नहाना पड़ेगा। अब सब कॉमन सेंस लगा बेटा, कॉमन सेंस लगा। ये देखो पी वाई क्यू किसी चैप्टर के होते हैं, चैप्टर के बाद भी ना, है ना। अब जब चैप्टर खत्म होगा तब हम पी वाई क्यू करवा पाएंगे ना, बीच चैप्टर में कैसे पी वाई क्यू करवाना है, अगर कोई होगा तो लेके आएंगे। ये तो वही बात हो गई कि मैंने 2 क्लास पढ़ाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने लेक्चर हैं, लगभग 20 से 25 लेक्चर हैं। अब मैं 2 लेक्चर पढ़ा दूं, मैं कहूं तुम्हारा टेस्ट है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है तुम्हारा, कहोगे नहीं हमसे कि मास्टर आपने पढ़ाई तो 2 लेक्चर हैं, पढ़ाई तो 10% चीज़ है, टेस्ट पूरे का ले रहे हो। तो कॉमन सेंस भी होता है कि नहीं होता बेटा, होता है ना। तो ऐसा नहीं करना, समझदारी के साथ काम लो। मुझे चिल्लाने में मजा नहीं आता, मेरा वैसे ही ना दिन भर पढ़ा के ना गला खराब हो जाता है। शाम को घर जाता हूँ ना, घर वालों से इशारे में बात करता हूँ, क्यों बोला नहीं जाता। तुम वो आदमी हो कि तुम्हें घर वाले ले गए लड़की दिखाने, तुम्हारी उम्र हो गई, तुमने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, भाई नौकरी करने लग गए, जो भी तुम्हें करना था कर लगे, घर वाले तुम्हें लड़की दिखाने ले गए, तो घर वाले कभी ऐसे बोलते हैं आजकल प्रचलन हो गया कि जाओ 10 मिनट लड़की से बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो। अब तुम वहाँ बैठ के बच्चों के नाम डिस्कस करोगे क्या? पगलू, टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सारी चीजें। चलो कम ऑन एवरीबॉडी,
कम ऑन एवरीबडी, ठीक है। तो इसको मैं हिंट देकर होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपके पास। हर चीज़ का उचित समय होता है, हर चीज़ का सही समय होता है। एक बालक से पूछा गया कि जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या करना है, बोला बड़े होना है, बड़े होना है, और क्या करना है, नौकरी करना है, और क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, और क्या करना है, बच्चे करने हैं, और क्या करना है, शादी करनी है, शादी करनी है, ठीक है, शादी करनी है। तो मास्टर ने कहा बेटा जीवन में सब कुछ करना, बड़े आदमी बनना, बड़े बनना, पढ़ाई भी करना, नौकरी भी करना, शादी करना, बच्चे भी करना, लेकिन क्रम सही रखना, ऑर्डर सही रखना। ऐसे नहीं कि भाई पहले नौकरी कैसे कर लोगे बिना पढ़ाई के, हैं? कि बच्चे करना, बेटा क्रम सही रखो, क्रम ना, तो क्रम से ही चीजें आगे होती हैं। आओ क्यू क्यू क्यू, सभी शीर्षों पर समान आवेश रखें, समान आवेश रखे हुए बेटा, ठीक है। तो किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर लगने वाला बल हमें बताना है। तो सबसे मेन चीज समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर बराबर, भुजाओं की लंबाई ए, भुजाओं की लंबाई कितनी बेटा ए, ठीक है। अब बल की दिशा बनाओ, चलो हम इस आवेश को पकड़ लेते हैं, तो इसके कारण इस पर लगने वाली बल की दिशा ये होगी, ठीक है, और इसके कारण इस पर लगने वाली बल की दिशा ये होगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, तो बी ने बल लगाया इधर एफ बी, ए ने कितना बल लगाया इधर एफ ए। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये भी कोण कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। कोण कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। अब एफ ए एफ बी के परिमाण बराबर होंगे, देखो कैसे, एफ ए हम लिखें तो एफ ए का मान कितना, क्यू आवेशों का गुणनफल, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। के सेम, आवेशों का गुणनफल क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इज सेम, ठीक है, और ए सेम, ये सभी के लिए सेम है। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हुआ, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट, जानते हैं ना अपन, जो परिणामी जानते हैं ना वो क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर, है ना, सदिशों का योग मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर एफ नेट है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ना, है ना, इधर से आप देख सकते हैं कि एफ ए बराबर है किसके, एफ बी के, और बराबर कितना मान लो एफ ए एफ बी बराबर है, बराबर क्या मान लीजिए बेटा, एफ मान लीजिए, समझ गया दोस्त, हाँ सर समझ गया, एफ मान लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ए का मान कितना है एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना है इनके बीच में 60 डिग्री है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 से 2 कट गया भाई, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए काटा है, आधे लोग फैल जाओगे अभी। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट हो गया रूट के अंदर 3f स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया √3f। तो एफ नेट बेसिकली कितना हो गया, ये √3, और एफ का मान कितना है बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ गया बेटा बात को, एक बार थम्स अप खेल जाओ, थम्स अप खेल जाओ बेटा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। यस बेटा बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा ही होता है, ग्रेविटेशन में क्या होता है, एफ की जगह इधर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। थम्स अप खेल जाओ भाई, हम अगला सवाल करवाएगा। ये 8% बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, आओ पढ़ो पढ़ो, एक एग्जांपल और देखो क्लियर होगा। भुजा लंबाई ए के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखें, कितने आवेश रखें क्यों, तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल याद करें, किसी एक कोने पर रखे आवेश पर। चलिए देखो समझना, बड़ा आसान। पहले आप अपने हाथ से फोटो बनाओ, तो इधर हमने कहा आवेश हर जगह क्यू 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 आवेश है, क्यू 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 आवेश है, ठीक है, सब जगह क्यू 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 क्यू, ठीक है। भुजा की लंबाई ए, वर्ग है बराबर भुजा की लंबाई ए, इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया हमने इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, इस पॉइंट का नाम दे दिया कोलवरी डी। तो हमें किसी एक कोने पर कोई भी चुन लो, हमें ये वाला चुनना आसान लगता है क्योंकि यहाँ जगह है, इधर चुनेंगे ना जगह नहीं है बनाने के लिए, तो कोई भी एक आवेश कोई भी एक कोना चुन लो, कोई भी बेटा एक कोना चुन लो, बरोबर, कोई भी एक कोना चुन लो और उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लो, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो याद रखना बेटा, सबसे पहले दिशा बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ, बल की दिशा। बल एक सदिश राशि है, डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है, बल कैसी राशि, एक सदिश राशि है, तो पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, दिशा बनाएंगे, फिर उनको सदिश की तरह जोड़ देंगे। तो देखो ये ए वाला बल कहाँ लगाएगा, इधर, बिल्कुल ए भी पॉजिटिव ए वाले ने इधर बल लगा दिया। ये सी वाला बल कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, ये बल किसने लगाया, सी वाले ने लगाया, ठीक है। बी ए भी पॉजिटिव सभी बल लगाएंगे इस पर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी आवेश हैं सभी बल लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला बल किस दिशा में लगाएगा, इधर, ये वाले दिशा में लगाएगा भैया, एफ किसने लगाया बेटा, बी ने, बरोबर। अब सममिति से बताओ आपको कौन से दो बल बराबर लग रहे हैं, सममिति से ऐसे ही देख के, है ना, सममिति देख लो तो अपना टाइम बचता है, कौन से दो बल आपको बराबर लग रहे हैं, कमेंट में बताओ भैया, कमेंट में बताओ। ये वाली भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, विकर्ण है, एफ सी बराबर लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर, आप चाहो तो लिख के देख लो, एफ ए का मान के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और यहीं अगर हम एफ सी का मान लिखें तो के आवेशों का गुणनफल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ना, सी ने कितना लगाया इस पर, तो आवेशों का गुणनफल क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, ये तो आता ही है, बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करना चाहें किसकी, बी ने कितना बल लगाया, तो बी ने जो बल लगाया है के आवेशों का गुणनफल क्यू स्क्वायर, बट दूरी कितनी होगी, a√2 का होल स्क्वायर, तो एफ बी को हम ऐसा लिख सकता है क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब ए बी सी के पदों में नहीं खेलेंगे अपन, ए बी सी के पदों में अपन नहीं खेलेंगे, हम ऐसा मान सकते हैं कि एफ ए है वो बराबर है एफ सी के, इसको मान लेते हैं हम एफ, किसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं इसको एफ, ठीक है, एक चीज। और जो एफ बी है, एफ बी इसका मान कितना हो गया, तो इसको तो हमने एफ मान लिया है, एफ हमने सी को तो माना भैया, इसको हमने क्या माना है एफ, तो ये क्या हो गया, f/2 हो गया, f/2 हो गया, समझ गए, ओके।
अब ऐड कर लो भैया, ऐड करो, ऐड हम करें, ऐड हम करें तो देखना सीन, देखना कैसा है, वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है मोदी जी। तो देखो भाई, एक तो ये वाला है f/2, ठीक है, ये वाला कितना है f है, ये वाला कितना है f। अब f f 90 डिग्री में ऐड होकर कितना आ जाएगा, ऐड होकर कितना आ जाएगा, इस f का और इस f का परिणामी दोनों बराबर बराबर है तो ठीक बीच में आएगा, और कितना आएगा f√2। अब देखो दो बराबर सदिश अगर 90 डिग्री पर है तो उसका परिणामी कितना आ जाएगा, f√2 आ जाएगा। दो बराबर सदिश 90 डिग्री पर है तो परिणामी कितना आ जाएगा, f√2, है ना। कैसे समझना, देखो हमने कहा ये हो जाएगा अंडर द रूट f स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है f, b भी कितना है f है, इंटू cos 90। 90 डिग्री पर है बेटा ये दोनों, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो cos 90 का मान कितना हो जाता है 0, तो ये वाला पूरा पद 0 हो गया। बचा क्या भाई साहब, ये बचा है 2f स्क्वायर, बचा है 2f स्क्वायर, तो कितना आ गया √2f बचा। समझ गए, समझ गए। तो f नेट का मान कितना, ये f√2 प्लस f/2। सर ऐसे कैसे, डायरेक्ट सीधे क्यों ऐड कर दिए, तो दोनों समान दिशा में है ना, अगर दो सदिश समान दिशा में तो सीधे जोड़ दो, उनको सीधे जोड़ दो, और दो सदिश अगर विपरीत दिशा में तो घटा दो, घटा दो। और किसी कोण थीटा पर होते हैं, थीटा पर होते हैं तो परिणामी सूत्र से निकलते हैं। f का मान आपको पता है कि आपने f क्या माना था, तो f नेट बेसिकली कितना आ जाएगा, इसमें से f बाहर ले लो तो ये कितना आ गया √2 प्लस 1/2। तो f का मान k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माना था, a स्क्वायर माना था, जिन टू ये कितना होगा 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2। आंसर हो गया। किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार और करना बेटा इसको, किसी को कंफ्यूजन हो बेटा तो एक बार और करना, फिर भी कंफ्यूजन रहे तो हमसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर पूछ लेना। थम्स अप खेल जाओ बेटा जल्दी से, यार आज नहाना पड़ेगा भाई, नहाना पड़ेगा यार। सच में सॉरी बच्चों यार, मैं कभी डांटता नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे पता है गुस्सा करने से मुझे पाप लगेगा, लेकिन क्या कहते हैं ना, सोच के गुस्सा थोड़ी ना हुआ मैं कि नहीं आज गुस्सा करूंगा। और ना घर पे पत्नी से झगड़ा करके आया, कई बार क्या होता है मास्टर घर पे पत्नी से झगड़ा करता है तो फिर बच्चों को डांटता है, ऐसा भी नहीं तो शुरू से डांटता ना मैं, तो मैंने बीच में डांटा तुम्हारा कमेंट पढ़ के, है ना। तो मत किया करो बेटा, सर पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लो फगले तो लो, ऐसा होता है क्या, इटा भालो हो ना, एक बार और करना इसको, एक बार और ट्राई करना, नहीं हो तो हम फिर बताएंगे इसको। ये होमवर्क दे देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ भाई इसको होमवर्क। ऐसे नहीं बेटा, ये आसान चीज़ें हैं, ऐसे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई। अब तुम्हें IIT में भी जाना है, शुरू से एकदम IT लेवल पढ़ना है, और फिर दिमाग नहीं लगाओगे बेटा तो कैसे चलेगा, इटा भालो हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप कोशिश करना। क्या करना है, पहले दिशा बनाना है भाई, दिशा बनाना है, दिशा बना के आपस में रिलेशन देखो। तो हमने रिलेशन देखा, ये वाली बराबर है, जैसे तुम्हें जोड़ना नहीं आता ना सदस्यों का, जोड़ना नहीं आता तुम्हें, क्या करें, लुल्लू पच्चू सवाल कराते रहूं, लुल्लू पच्चू सवाल ही कराते रहूं। ये होमवर्क एक बार और करना, नहीं हो तो थारा भाई तुमको समझाएगा। DPP आपको कौन सी मिल रही है यार, मैं DPP का देखता हूं तो अभी मत करना DPP, है ना, अभी DPP मत करना, हो सकता है आगे की DPP दी गई हो, है ना। तो DPP नहीं करना है, DPP नहीं करना है, DPP नहीं करना है। और दूसरी चीज़ होमवर्क क्या बोलते हैं इसको, है ना, PDF में दिया होमवर्क करना है, PDF में दिया होमवर्क करना है। DPP मैं देखता हूँ, मेरे पास DPP आई नहीं है अभी तक, कौन सी वाली आपको मिली है। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के साथ साथ दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।